नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। तो यहाँ पर हम जो है बात कर रहे थे हिंदी साहित्य के इतिहास को लेके, और इसी इतिहास में अपन आगे बढ़ते हैं। और जो यहाँ पे अगला टॉपिक जो अपना रहेगा वो रहेगा आदिकाल। आदिकाल का जो समय है वो 993 ईस्वी से 1398 ईस्वी तक 1318 ईस्वी तक जो है वो माना गया है। अगर आप इसकी विक्रमी संवत निकालना चाहें तो 993 है, उसमें आपको 57 जो है वो ऐड कर देना है। तो यहाँ पे ये 0 बचेगा, और उसके बाद में बात करें तो 5 रहेगा, और 1050 जो है वो विक्रमी संवत यहाँ पर रहेगा। और ईस्वी सन अगर आपको याद करना है तो 993 जो ईस्वी सन है वो यहाँ पे आपको याद करनी है। सभी साथियों को बताना चाहेंगे कि ये सारी जो क्लासेज हैं वो आप सबके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगी। अगर आपके हिंदी साहित्य कोई भी एग्ज़ाम में अगर आप पढ़ते हैं, टॉपिक वाइज यहाँ पे जो है वो अच्छे से तैयारी करवाई जा रही है हिंदी साहित्य की, तो बने रहिए साथियों। बात करते हैं आदिकाल को। तो यहाँ पर देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है वो मानव चित्तवृत्तियों को जो है आधार बनाकर, देखो मानव चित्तवृत्तियाँ क्या होती है, यानी मानव क्या अनुमान कर रहा है, क्या सोच रहा है, क्या वो चाहता है, यानी उसके मन में क्या चल रहा है, वो है मानव चित्तवृत्तियाँ। और अधिसंघ के आधार पर वीर गाथा काल का नाम भी दिया था। तो देखो आदिकाल भी रामचंद्र शुक्ल ने दिया है, और इसके अलावा देखो दोहरा नामकरण इन्होंने किया था रामचंद्र शुक्ल ने। तो एक इन्होंने नाम दिया आदिकाल का, और दूसरा जो नाम दिया वो दिया वीर गाथा काल का। परंतु विभिन्न शोधकर्ताओं व साहित्यिक आलोचकों ने इस संज्ञा को अनुपयुक्त माना, और नामकरण की ये समस्या बड़ी जो है वो विवादास्पद हो जाती है। थोड़ा सा कलर हम चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, बात करें रामचंद्र शुक्ल ने जो है वो वीर गाथा काल इसका नाम दिया है। आदिकाल के नामकरण को लेके अगर बात करें, यहाँ से एक क्वेश्चन 100% आएगा भाई, तो रट्टा मार लेना, याद होता है तो याद कर लेना, यहाँ से सवाल जरूर आएगा। सवाल यह है कि वीर गाथा काल आदिकाल को किसने कहा है, तो रामचंद्र शुक्ल ने। दूसरा सवाल बनेगा कि जो है आदिकाल को चारण काल कहने वाले विद्वान कौन थे, तो कौन थे भाई, जॉर्ज ग्रियर्सन थे। और आदिकाल को आदिकाल नाम दिया है वो दिया है हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर रसाल ने। संधि व चारण काल यानी संधि काल या चारण काल कहा है डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। सिद्ध सामंत काल की बात करें तो ये कहा है राहुल शंकर तैन ने कहा है सिद्ध सामंत काल। और वीर काल की बात करें तो डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ये इम्पोर्टेंट है भाई, तो वीर काल नाम दिया है डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। वीर काल और वीर गाथा काल कन्फ्यूजन मत होना, वीर गाथा काल दिया है रामचंद्र शुक्ल ने, और वीर काल नाम दिया है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। और अंधकार काल नाम दिया है पृथ्वीराज कुलश्रेष्ठ ने। पृथ्वीनाथ है भाई, सॉरी पृथ्वीराज नहीं है। यहाँ पर ये 7 क्वेश्चन बढ़िया वाले बनते हैं, सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, बढ़िया से याद कर लेना। आगे देखिएगा, आगे आदिकाल को लेकर ही हम चर्चा कर रहे हैं कि इस काल को मिश्र बंधुओं ने प्रारंभिक काल भी नाम दिया, लेकिन इस नाम में कोई विशेषता झलकती है जिसमें साहित्य की संवेदना अनरयुक्त हो सके, यानी साहित्य की जो वास्तविक जो है, जो इतिहास है उसको उसमें व्यक्त किया जा सके। अतः महाराज भोज से लेकर हमीर देव तक के कालखंड को आदिकाल नाम देना ही सर्वथा उपयुक्त रहेगा, जो कि 993 ईस्वी से लेकर 1398 तक रहेगा। चलिए आगे बढ़ें। तो यहाँ पे देखिएगा, अभी हम बात करेंगे आदिकालीन साहित्य का जो वर्गीकरण है उसको लेके बात करेंगे। इस आदिकालीन साहित्य के वर्गीकरण में हमें पढ़ना क्या क्या है, टॉपिक वाइज पढ़ना है, बढ़िया से पढ़ना है। तो हमें सबसे पहले सिद्ध साहित्य को पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद में हम पढ़ेंगे नाथ साहित्य, उसके बाद में जैन का पढ़ेंगे, फिर राष्ट्र पढ़ेंगे, उसके बाद में लौकिक, और फिर गद्य वाला। 6 यहाँ पे ये पढ़ना है। कितना हो पाता है आज की क्लास में चलते रहेंगे, जब फिनिश हो जाएगा, जब थक जाएंगे तब बंद कर देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे सिद्ध साहित्य की, उसके बाद में नाथ साहित्य की हम बात करने वाले हैं। तो सिद्ध साहित्य में देखो क्या है, सिद्ध साहित्य जो है ये हठ योग साधना पर केंद्रित था, जिसमें शरप्पा को हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया गया। किसको किया गया? शरहप्पा को। शरहप्पा को जो है वो हिंदी का जो है वो प्रथम कवि स्वीकार किया है। इनकी प्रमुख रचना अगर हम बात करें तो दोहा कोश है। कौन सी है? दोहा कोश जो है वो इनकी रचना मानी जाती है। बात करें शरप्पा के अलावा प्रमुख सिद्ध और हुए हैं, जिनका नाम है लुइपा, दूसरे रहते हैं शबरप्पा और तीसरे हैं डोम्बिप्पा और मत्स्येंद्रनाथ। लुइपा जो थे वो उड़ीसा के राजकुमार थे और शबरप्पा की महान रचना कौन सी रही है? चर्यापद। याद रखना है, चर्यापद किसकी रचना है? शबरप्पा की। और मत्स्येंद्रनाथ की जो प्रमुख रचना है वो है वाम धर्म। याद कर लेना बढ़िया से, वाम धर्म जो किसकी रचना है? मत्स्येंद्रनाथ की। राहुल शंकरतैन ने सिद्धों की संख्या मानी है 84, 84 मानी है। और इन सभी सिद्धों के नाम के अंत में पता है क्या लगता है? पा। जैसे शरप्पा है, लुइपा है, डोम्बिप्पा है, पा लगता है। अगर बात करें प्रथम सिद्ध कौन थे? वो थे शरप्पा। याद करना बढ़िया से। और 84 सिद्धों में कितनी महिलाएं हैं? 3 महिला है। इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से बनता है। और सिद्धों ने नारी साधना का, नारी को जो है वो साधना का केंद्र बिंदु माना है। ये बढ़िया बात है भाई। और सिद्ध योगों में जो है वो पंच मकार साधना का प्रचलन था। मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लेना भाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो सिद्ध योगी में पंचकार साधना का जो प्रचलन था, जिसमें मांस है, मदिरा है, मत्सर है, मुद्रा है और मैथुन है, यानी ये पंच मकार है और इनका निषेध माना है किसने? सिद्ध योगियों ने। चलिए आगे बात करें। सबसे पहले जो सिद्ध साहित्य में जो हमारे बात करें जो सिद्ध सामंत आते हैं वो कौन है? सिद्ध कौन है? शरप्पा है। राहुल शंकरतैन ने इनका जो समय है वो 769 ईस्वी माना है, जो कि सारे मानते हैं, सही ही मानते हैं। बात करें शरप्पा को राहुल भद्र, सरोज वज्र, पद्म वज्र, सरोरुह वज्र आदि नामों से अलंकृत है। ये थोड़ा सा आपको याद करना है, इम्पोर्टेंट यहाँ पर बनता है। आगे बात करें कि यह सिद्धों में सबसे पुराने सिद्ध माने जाते हैं। कौन है? शरप्पा। और इनके द्वारा कुल 32 ग्रंथों की जो रचना है हुई है और दोहा कोश इसमें इम्पोर्टेंट है, ठीक है। दूसरे हमारे कवि रहते हैं शबरप्पा। काल इनका जो है वो 780 के लगभग माना जाता है और ये शरप्पा के शिष्य थे, क्षत्रिय वंशी थे, पाल वंशी और शासक धर्मपाल के समकालीन ये माने जाते हैं। आगे हमारे जो रहेंगे वो लुइपा रहेंगे। ज़्यादा इनमें कुछ याद नहीं करना है, जितना लिखा है उतना आप याद कर लेते हैं तो किसी भी एग्ज़ाम में आपके कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं कि ये शरप्पा के शिष्य थे और इनका समय 830 ईस्वी के लगभग माना जाता है और ये राजा धर्मपाल के शासनकाल में जो है वो कायस्थ परिवार में उत्पन्न हुए थे। जन्म इनका जो है वो कायस्थ परिवार में हुआ था। आगे बात करें तो 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान अगर किसी का है तो वो है लुइपा। कौन है भाई? लुइपा है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बात करें तो कणप्पा, अगले जो हमारे जो कवि रहते हैं उसका नाम क्या है? कणप्पा है। जन्म इनका कर्नाटक के ब्राह्मण वंश में होता है 820 ईस्वी को और ये जलंधरपा के शिष्य माने जाते हैं। इनके द्वारा लगभग 74 ग्रंथों की जो रचना है वो यहाँ पे हुई है और ये कृष्णप्पा के नाम से भी जाने जाते हैं। ये जरूर नाम इसका याद कर लेना, कृष्णप्पा, ठीक है। चलिए आगे बात करें डोम्बिप्पा को लेके। क्षत्रिय वंश के थे, जन्म 840 ईस्वी को हुआ और विरूपा के शिष्य माने जाते हैं। लगभग ग्रंथों की बात करें तो 21 ग्रंथों की रचना इन्होंने की है। अगला जो रहेगा वो कुकुरिप्पा है। तो इनका जन्म कपिल वस्तु के ब्राह्मण वंश में हुआ और ये सर्पटीपा के शिष्य माने जाते हैं। सर्पटीपा,
16 ग्रंथों की रचना इन्होंने की है। इनमें ज़्यादा कोई खास नहीं है, एक एक लाइन 2-2 लाइनें आपको याद करनी है, जो कि बिल्कुल आसान रहेगा। पूरी बातें समझ में आई होंगी। आज हमने जो है वो इस सिद्ध साहित्य का जो यहाँ पे रहेगा उसको कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद में जैन साहित्य पढ़ेंगे, रासो साहित्य भी पढ़ेंगे, सभी की हम बात करेंगे, एक एक रचनाओं को लेके हम बात करेंगे। डीपली हम पढ़ने वाले हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की बात करें, एग्ज़ाम जो है 2024 में इसके जो फॉर्म है वो यहाँ पर आ जाएंगे और लगभग 2025 तक जो है राजस्थान सरकार द्वारा जो है वो ये एग्ज़ाम करवा दी जाएगी, ये आप कन्फर्म मानिए। और बात करें यहाँ पे नेट जेआरएफ की, तो यहाँ पर बहुत आसान यहाँ पे ये रहेगा, सब कुछ यहाँ पर बताया जा रहा है, कोई भी चीज़ यहाँ पर मैं नहीं छोड़ रहा हूँ। ज़्यादा पढ़ना भी नुकसानदायक होता है, उतना ज़्यादा भी नहीं पढ़ा रहा हूँ तो आपके नुकसान हो सके। तो बने रहिए हमारे साथ में, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना भी नहीं भूलना है। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।